कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ हैं नवोदय 2025 के 18 जनवरी को आए प्रश्न पत्र के साथ, उसके सभी उत्तरों के साथ, और किस प्रकार के प्रश्न आए हैं वो, और हमने जो आपको प्रैक्टिस सेट कराए थे उसमें से प्रश्न आए हैं या नहीं, हम उस पर ही चर्चा करेंगे। और इसका भी अध्ययन करेंगे कि आने वाले अप्रैल में जो बच्चे रह गए हैं नवोदय में, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने शिकायत भी की कि सर आपका बताया वो नहीं आया है, तो मैं उन बच्चों को दिखाना भी चाहूँगा। मैंने नोट कर रखा है कि कौन कौन से मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराए थे उसमें से प्रश्न उसके जैसे आए हैं। देखिए, आप नवोदय में इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो फिगर सर ने बताई है बिल्कुल सेम फिगर आपको मिल जाएगी। ठीक, वो बहुत काबिल लोग हैं जो नवोदय का पेपर बनाते हैं, और इतना टफ नहीं होता उनके लिए कि वो कोई पुराना ही पेपर उठा के बिल्कुल सेम टू सेम रख दें। ठीक, वो फिगर ज़रूर चेंज करते हैं, बाकी सारे जितने भी मेथड हैं वो वही रहते हैं। सारा कुछ किस में से क्वेश्चन आना है वो भी सेम रहता है, लेकिन केवल और केवल उसकी फिगर चेंज होती हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न 41 नंबर का। अब मुझे नहीं लगता कि नवोदय में इससे आसान आपको कोई प्रश्न दे सकते थे। कक्षा 4 और 5 का सवाल है ये, बिल्कुल आसान। भिन्न 33/40 में से 11/40 आ जाए, क्या घटाएं उसमें से? ठीक, तो यही घटा दो उसमें से। क्या 33/40 माइनस 11/40। ठीक, हर समान है तो कुछ भी नहीं करना। 33 में से 11 गए, बचे 22, नीचे कितने रह गए? 40। इसे सरल कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, तो आपका उत्तर हो गया 11/20। अगला देखो, ये कह रहे हैं एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, उसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बाहर की तरफ नहीं। इस पथ को समतल कराने पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय आएगा? ठीक है, चलो पहले पार्क देख लो बच्चों तुम। इसमें इस प्रश्न को ध्यान से देखना। ये एक पार्क है, ठीक, चकोर है बिल्कुल पार्क। ये कह रहे हैं पार्क की एक भुजा 50 मीटर है। ठीक है, जब वर्ग होता है तो सारी भुजाएं समान होती हैं, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है ना बच्चों। तो एक भुजा 50 है तो क्या हो गया? 50 गुणा 50, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो गया 2500 स्क्वायर मीटर। ठीक, अब ये कह रहा है कि 2.5 मीटर जो है इसमें अंदर की तरफ रास्ता है बच्चों। ठीक, कितना? 2.5 मीटर। ठीक, तो अब देखो, चौड़ाई में से 2.5 मीटर, लंबाई में से भी एक भुजा में से जब कम करोगे लंबाई में से, तो लंबाई में से जब 2.5 और 2.5 कम होगा तो 5 मीटर, तो वो कम हो गया। और ऐसी ही चौड़ाई में से जब कम करोगे, ठीक है बच्चों, लंबाई में से कम करा तो 2.5 मीटर, तो ये कम हो गया। 2.5 मीटर एक तरफ, 2.5 मीटर एक तरफ, तो कुल मिला के 5 मीटर कम हुआ, तो 45 मीटर रह गया। ऐसी ही चौड़ाई में भी कितना कम हुआ? 2.5 मीटर और 2.5 मीटर, तो ये भी चौड़ाई भी इसकी कितनी रह गई? 45। तो 45 और 45 की जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2025। ठीक है, 2025 में जब घटाओगे तो आपका आएगा 475, तो वर्ग मीटर है ये। अब वो एरिया जो रोड का था वो है 475 वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर में कितना खर्चा आ रहा है बच्चों? 10 रुपये का। तो बस इसके 10 से गुणा कर दो, तो आपका उत्तर है 4510। ठीक, आयत का क्षेत्रफल तो सबने निकाल रखा है, इससे आसान सवाल और क्या मिलेगा आपको नवोदय जैसी परीक्षा में। अब आते हैं 44वें पे। ठीक है, नहीं सॉरी, पहले 43 पे। कहना है टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपये का खरीदा, उसमें 3,400 रुपये लगा दिए। तो देखो, 55,000 रुपये का खरीदा था और 3,400 रुपये उसमें लगा दिए, तो अब इन्हें कितना पड़ गया? 55 और 3 58, 58,400 रुपये का इन्हें स्कूटर पड़ गया, यानी कि खरीद पड़ गई। अब बताइए आपने कि इन्होंने बेचा कितने में? बेचा 56,000 में, यानी कि कम में बेचा। तो जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो बच्चों होती है हानि। ठीक है, घटा दीजिए। 0 7 में 3 गए, 3 में 10 में 3 गए, 7 बचे। ठीक है, तो आपके 2,370 रुपये की इन्हें क्या हो गई? हानि। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब इधर देखिए 44वां। एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपये की 4 टॉफी की दर से बेचता है। 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए वो कितनी टॉफी बेचता है?
देखो 5 टॉफी हैं, कितने रुपए की खरीदता है वो? 1 रुपए की। तो एक टॉफी कितने की हो जाएगी? 1/5 रुपए की। ठीक, ये तो है किरे। अब 4 टॉफियाँ कितने रुपए की बेचता है? 1 रुपए की। तो फिर वो एक टॉफी कितने का बेचेगा? 1/4 रुपए की। ठीक है बच्चों, ये एक का हो गया। तो एक टॉफी पर से फायदा कितना हो रहा है? देखो फायदा होता है विक्रय मूल्य, यानी कि 1/4 माइनस क्रय मूल्य 1/5। तो ये हो जाएगा 4/20, इसका एलसीएम हो जाएगा। और ये 5 4 5 20 4। तो ये आपका एक टॉफी पे उसे कितने का फायदा हो गया? 1/20 का। अब उसे फायदा कितने का चाहिए? 125 का। तो कुल फायदे को एक टॉफी के फायदे से भाग कर दो और आपको पता चल जाएगा उसे कितनी टॉफियां बेचना पड़ेंगी। ठीक, सॉरी 125/1/20। ये 20 उठ के कहाँ चला जाएगा? गुणा में। और आपका उत्तर आ जाएगा 125 दूनी 250। ठीक, तो आपको कितनी टॉफियां बेचना पड़ेंगी 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए? 2500। अब आइए इधर, देखो इसमें भी कुछ नहीं है, सब में 22 दे रखा है हर में, तो इसका एलसीएम 22 ही हो गया। 5 प्लस के 7 माइनस के 3 प्लस के 9 माइनस का 1। बस बात खत्म हुई। सारे प्लस वालों को एक तरफ कर लो। 5 और 7 12, 12 और 9 21। ठीक, तो आपके ये हो जाएंगे 21। और माइनस वालों को एक साथ कर लो, माइनस के 3 है और माइनस का कितना 1, तो ये होगा 4/22। तो 21 में से 4 गए बच्चों, कितने बचे? 17/22। कहाँ है 17/22? ये आपका हो गया उत्तर। अब इधर देखिए, ठीक है, ये प्रश्न भी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा प्रश्न मैं किस किस उसमें आपको करा चुका हूँ। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 41 तो नॉर्मल था, वो सभी प्रश्नों में किसी ना किसी रूप में आया। प्रश्न नंबर 42 जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 51 वो कराया था, बिल्कुल उसकी तरह है। और प्रश्न नंबर 43 जो है आपका सॉरी 43, हाँ, वो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का प्रश्न नंबर 50 है। और प्रश्न नंबर 44 जो है आपका वो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के प्रश्न नंबर 3 की तरह है। प्रैक्टिस सेट 6 जो है उसके प्रश्न नंबर 52 की तरह है। और जो आपको 45वां कराया है वो प्रैक्टिस सेट 10 के 55वें क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट 3 के 54वें क्वेश्चन की तरह है। ठीक, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम करा चुके हैं आपको पहले ही। अब आते हैं 46वां जो क्वेश्चन है 2024 में जो पेपर आया था उसके 42वें क्वेश्चन की तरह है। ठीक, ये देखो 24 तिल्लियां हैं। साइकिल का पहिया बच्चों होता कैसा है? बिल्कुल गोल, सबको पता है। ये कह रहे हैं कि जो ताने हैं वो 24 हैं कुल मिला के, हैं। ठीक, तो एक पूरा जो वृत्त होता है उसका में कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, और कितनी तिल्लियां हैं? 24, यानी कि कितने कोण बन रहे हैं? 24 भाग कर दीजिए, कितनी बार में हो रहा है? 15 बार में। तो एक तिल्ली से दूसरी तिल्ली के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? 15 डिग्री का। आइए अगला करते हैं। ठीक है, 47वां क्वेश्चन जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 6 के प्रश्न नंबर 60 और प्रैक्टिस सेट 1 के प्रश्न नंबर 59। मैंने आपको 10 प्रैक्टिस सेट कराए थे। तो 47वां देख लीजिए, बहुत आसान है। 47वां ये कह रहे हैं कि एक आयत, वैसे तो ये वर्ग दे रखा है, कौन सी आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ठीक है, और सबका क्षेत्रफल क्या? देखो इसमें दे रखा है ए का 192, जबकि ए का 18 के 10 से जब गुणा करोगे तो 180 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, फिर है बी का 14 से गुणा करोगे 196। ठीक है, लेकिन बाकी का चेक करो कि किसका ज्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और ज्यादा होता। आया सी का है 12 की 16 से गुणा करोगे, तो बाबू जब 12 की 16 से गुणा करेंगे तो 192 आएगा। ठीक, तो ये खुद ही गलत हो गया, तो उत्तर ही गलत दे रखा है, तो ये भी बाहर हो गया। और तीसरा है 17 की और 11 की गुणा करना पड़ेगी, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है ना आयत, तो कितना आएगा? 187। तो बाकी 3 तो उत्तर ही गलत दे रखे हैं, केवल और केवल बी का है जो क्षेत्रफल सही दे रखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब इधर आइए, दंड चार्ट दे रखा है, ये कह रहे हैं इसको देखते हुए उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि क्यू आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और एस दोनों से अधिक थे। देखो क्यू आर ने कितने करे, क्यू के कितने हैं? 6,
आर के कितने हैं, आर के हैं 10, तो इन्होंने कितने प्रश्न करे 16। कह रहे हैं किससे अधिक करे थे, पी एस से, तो पी एस ने कितने करे, पी ने करे 4, एस ने कितने करे 8, 8 4 बच्चों कितने होते हैं 12, तो कितने का अंतर है 4 का, तो कितने चार अधिक करे क्यू आर ने, 4 अधिक कर दिए। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर हो गया 4। ठीक, ये प्रश्न है आपका 48, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के 50वें प्रश्न के रूप में। और 2018 का जो प्रश्न पत्र आया था नवोदय का जो हमने कराया था उसके 71वें प्रश्न की तरह है ये। अब करते हैं 49। ठीक, ये तो बहुत बहुत बार कराया है कई, ये प्रैक्टिस सेट 1 के 45वें क्वेश्चन की तरह है, प्रैक्टिस सेट 2 के 43वें प्रश्न की तरह, प्रैक्टिस सेट 3 के 43वें, ऐसी प्रैक्टिस सेट 4 में भी है, ये प्रैक्टिस सेट 7 में भी है। ठीक है, इसमें कुछ करने जैसा है नहीं। देखो सबसे पहले बार हल की जाती है, 4 में से 1 गया बचे 3, 5 में से 3 गए बचे आपके बच्चों 2, 16 में से 2 गए कितने बचे 14, 18 में से 14 गए तो बचे 4, और 8 में से 4 गए तो कितने बचे 4। ये आपका क्या है उत्तर है बेटे, सी उत्तर हो गया। अब देखो 50वां, ये कह रहा है साय 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयां मध्य बना कोण क्या होगा। देखो इससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता। ये क्या होता है, जब कोई पूरा पूरा घंटा बजता है तो 12 पे होती है एक सुई, और जब 6 बजेंगे तो छोटी सुई कहाँ होगी 6 पे, यानी कि बिल्कुल सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा पे बनने वाला कोण बेटे सरल कोण होता है। ठीक है, 180 डिग्री का। ठीक, ये भी करा रखा है 50। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के प्रश्न नंबर 49 की तरह है, बिल्कुल 49, बिल्कुल उसी की तरह। अब आते हैं प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 जो है प्रैक्टिस सेट 2 के प्रश्न नंबर 41, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्न नंबर 57, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रश्न नंबर 51 की तरह है बिल्कुल। ये कह रहा है भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 तो भाज्य। देखो आपको पता है भाज्य का सूत्र क्या होता है, भाज्य का सूत्र होता है भाजक 51 हो गया गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, कर लीजिए इसको। आपका 16 कम 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, 16 पंजे 80, 80 और 1 81, सॉरी 80 और 1 81, 816 होगा प्लस 27 जोड़ लीजिए, 6 7 13 के 3 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 8, 843। तो इसका उत्तर क्या हो गया बच्चों 843। देखिए अब देखिए 52वां प्रश्न। 52वें प्रश्न में भी कोई ऐसा कठिन नहीं दे रखा। देखो संख्याओं में कुछ नहीं है अंतर, इसमें और इसमें, ठीक, केवल दशमलव का अंतर है। ठीक, तो ये संख्या इसको रहने दीजिए, इधर देखिए इसको 9.432 को भाग करना है बच्चों 12.5 से। ठीक, इसका दशमलव खत्म कर लीजिए, कैसे दशमलव खत्म होगा 10 से गुणा करने पर, तो इससे भी 10 से गुणा करना पड़ेगी, तब क्या हो जाएगा आपको 125, और इधर क्या हो जाएगा 94.32। ठीक, अब देखो कि 125 ही कम 125, यहाँ तो दशमलव से पहले 94 है, यानी कि पहली ही संख्या को जब भाग करोगे तो उससे पहले क्या आएगा दशमलव। अब क्या आपको कोई और भाग करने की जरूरत है, कोई भी नहीं, सब में दशमलव से पहले संख्याएं हैं जो कि नहीं आ सकती। इसे जब भाग करेंगे तो केवल और केवल इसमें है, पूरा भाग करने की भी जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका उत्तर। आइए 53 देख लीजिए। 53 में कुछ भी कराने जैसा नहीं है। निम्नलिखित में से वो कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। देखो अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या वह है जो कि 1 से भाग हो जाएगी और केवल अपने आप से। ठीक, इनसे तो अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड हमेशा क्या होता है 1। ठीक, अपने आप से तो भाग होगी और आप 1 से भाग होगी, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 54 पर, इन्हें जोड़ने को कह रहा है। ठीक, प्रश्न नंबर 54 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के प्रश्न नंबर 45 के बिल्कुल सेम है। आइए 54वां प्रश्न कर लेते हैं। ये कह रहा है 1.1, 1.01, 1.001, फिर उसके बाद 0.01 और फिर 11.01, फिर उसके बाद है 111.1001। इन्हें जोड़ना है बस। देखो 1 1
ठीक है, 1 2 3, ठीक, यहाँ पर 1 2, दशमलव के नीचे दशमलव डाल लीजिए, 1 2 3 4 5 2 1, ठीक। तो ये किसके बराबर हो गया? 125.2311, 125.2311, यानी कि सी वाला इसका हो गया बच्चों उत्तर। अब इधर देख लो 55वां प्रश्न, इन्हें जोड़ना है। 55वां प्रश्न बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्न नंबर 50 की तरह और प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के प्रश्न नंबर 45 की तरह है। देखिए इसे कैसे करना है, 3/1, इसे तो ऐसे ही लिख लो। बाकी जितने भी हैं उनको जो सबसे बड़ी संख्या है हर की, उसके बराबर कर लो, ठीक। तो ये कितना है बच्चों? 3/100। और ये कितना है? ये है 10 लाख। तो इसके लिए कितने जीरो की और आवश्यकता होगी? 4 जीरो की। तो 4 जीरो यहाँ बढ़ाओ और 4 जीरो ऊपर भी बढ़ा दो। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना है? 3/1000। जीरो कितने चाहिए नीचे? 10 लाख के लिए 3 जीरो और चाहिए, तो 3 जीरो यहीं बढ़ाओ, यानी कि 1000 से इसकी गुणा कर दो और इसकी भी 1000 से गुणा करो, तो 3 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद आखिरी संख्या है 3/10 लाख, ठीक। अब इनका एलसीएम बच्चों, ठीक। वैसे तो मैं इसे मौके की कर दूंगा, लेकिन कैसे करेंगे मैं सिर्फ आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। देखो 10 लाख नीचे आ जाएंगे एलसीएम के रूप में, 1 से भाग होगा, तो 10 लाख की जब 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 30 लाख, ठीक। यहाँ पर 30,000 आएगा क्योंकि नीचे पहले ही 10 लाख कर दिए, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 3,000 आएगा क्योंकि इसका भी एलसीएम क्या है? 10 लाख ही है, और यहाँ पे 3 आएगा। अब देखो 30 लाख ये हैं, 30 और 3 33, 33 और 3 33,000 3, और 3 लाख 30 लाख है, तो 30,33,000 3, ठीक। आपका आ जाएगा 30,33,000 3 बटा में 10 लाख, ठीक है। कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं, काट दीजिए। 6 संख्या पहले दशमलव लगा दो, 1 2 3 4 5 6, तो आपका उत्तर हो गया 3.033,003, ठीक। ये कौन सा आ रहा है? ये इसका आ रहा है सी, ठीक हो गया। अब ये देख लीजिए, ये भी बहुत है, 90 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक। ये तो अभाज्य है ही नहीं क्योंकि ये भाग हो जाएंगे, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, खत्म। ये भी अभाज्य नहीं है, 3 तो नहीं होगा, लेकिन 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। अब इधर देखिए 2, 3 की घात 2 का मतलब होगा 3 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, ये इसका हो गया गुणनखंड। इसमें 15 है, 15 भी अभाज्य नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इस आपका उत्तर हो गया सी। अगला देखो, अगले में कुछ भी नहीं हो रखा सिवाय इसके कि इसको आपको गुणा करना है। अब गुणा कैसे करना वो दिखा देता हूं मैं। देखो ये कह रहा है कि 300 ml के पानी की 17 बोतलें थी, तो बच्चों देखो 300 ml की 17 तिया 51, तो ये 5100 ml हो गया। ये कह रहा है 130 ml की 30 बोतलें थी, 130 ml की 30 बोतलें, तो ये हो गया 20 13 तिया 39, ये 3900 ml हो गया। अब अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 0 0 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 6 3 9, 9000 मिलीलीटर हो गया। ये हो गया नहीं हो गया बच्चों? अब तुम देखो कि एक उसमें लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। बस इसे भाग कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, क्या बचा? 9, और ये आपका हो गया उत्तर। अगला देखो 58 57वां जो प्रश्न है आपका वो नहीं आया था पहले। 58वां देखें, 58वां जो प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्न नंबर 53 की तरह है बिल्कुल। ये कह रहा है इसे सरल कर दो, देखो सरल कर लो, संख्या ऐसी लिख दो 20 0 9 2 5, ठीक। कितनी संख्याओं पहले दशमलव था? 4 संख्याओं पहले, तो नीचे कितना आ जाएगा? 10,000। किस से भाग होती दिखाई दे रही है संख्या? 25 से, ठीक। तो 25 चौका 100, 2 0 2 बार में भाग होंगे तो 400 आ जाएगा यहीं पे। यहाँ पे भी 25 अट्ठे 200,
9 रह गया, 9 भाग नहीं होगा तो उसे 0 बार में भाग करेंगे, 92 हो गया। 25 तिया 75, ठीक। बचे कितने, 17, 17 और 5 कितने, 175। तो 25 सत्ते 175। तो तुम्हारे पास कितना बचा, 8037/400। ये हो गया आपका बच्चों उत्तर। कौन सा, 8037/400, ये, ठीक। अगला देखो, अगला 59वां प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्न नंबर 41 की तरह है बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि 4207 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। देखो, सबसे बड़ी संख्या 7420, सबसे छोटी संख्या 2047, ठीक। 10 में से 7 गए 3, 11 में से 4 गए 7, और 3 में से 0 गया 3, 7 में से 2 गए 4, नहीं सॉरी 5, 7 में से 2 गए 5, तो 5373। ये आपका हो गया तीसरा उत्तर। देखो सुरेश, ये सिर्फ जोड़ और घटा का प्रश्न है और कुछ भी नहीं है। अगर आपने छोड़ा तो बहुत गलत। देखो 9 बजे चला वो, कितने बजे चला, 9 बजे। 9 बजे चला तो 10 मिनट तो पैदल चला, ठीक है चलो। और 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 5 मिनट बस से चला, फिर उसके बाद 15 मिनट फिर पैदल चला। उसके बाद चलकर चाचा के घर पहुंचा, वहां पर 3 घंटे 20 मिनट रुका और 3:30 पर घर पहुंच गया। तो पूछना है, ठीक है, तो जितना टाइम रुका वो भी इसी में जोड़ना है। इसका मतलब 3 घंटे 20 मिनट, तो कुल कितना समय लगा उसे घर वापस आने में। यहाँ पे ये देखो, ये समय कितना हो गया जो उसने बाहर बिताया। आपका 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा, 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 9 और 1 10 और 3 13। देखो 13 कितने होते हैं, 13 होते हैं 1। इसका मतलब है वो 1:50 पर पहुंच गया था। 1:50 पर पहुंच गया था किसके घर पे, चाचा के घर पे। उसके बाद वह वहां 3 घंटे 20 मिनट वो इसी में जोड़ लिया, 13 मिनट रुका और 3:30 पर सॉरी वो घर पहुंच गया। तो 3:30 जो समय है उसमें से आप 1 घंटा 50 मिनट 1:50 घटा दो, ठीक। आपको पता चल जाएगा। देखो 30 में से 50 नहीं जा सकते, तो पूरे के पूरे 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा इधर ले लो। 30 और 60 90 मिनट होगा, 90 में से 50 गए तो कितने बचे, 40 मिनट। और यहाँ पे 1 घंटा क्योंकि हासिल में ले लिया था, तो यहाँ 3 घंटे की जगह कितने रहेगा, 2 घंटे। तो 2 में से 1 गया, 1 घंटा। तो आपका उत्तर हो गया 1 घंटा 40 मिनट जो है वो 1 घंटा 40 मिनट में अपने घर आ गया। पहली, इसमें केवल और केवल ये देखना है कि कौन सा ऐसा है जो औरों से अलग है, भिन्न है, ठीक है। 4 दे रखे हैं चित्र, उन चारों में से जो सबसे भिन्न है वो उत्तर के रूप में लिखा जाएगा। देखिए इसमें एरो बनी है और पीछे डैश, यानी कि पीछे एक लाइन भी है। सब में ये है लेकिन इस आकृति में ऐसा नहीं है, तो इसका उत्तर हो गया ए। अब आइए दूसरे में क्या कह रहा है। देखिए सभी में जो नोक है, ठीक है, यानी कि जो कोण है वहाँ पे त्रिभुज बन रहा है सब में, किसी ना किसी रूप में। इसमें यहाँ बन रहा है, इसमें यहाँ बन रहा है और इसमें यहाँ बन रहा है। जबकि आप इसमें किसी भी तरीके से एक त्रिभुज नहीं बना पाएंगे इस तरह का, ठीक है। हाँ, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण बराबर हों नहीं बन सकता किसी भी कोने पर। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, देखिए कौन सा ऐसा है जो भिन्न है। देखिए इसमें, इनमें और इनमें, सब में जो भुजा जिस भुजा पे है या जिस रेखा पे है उसी रेखा पर वो बिंदु भी हैं, ठीक। ये रेखा है तो ये इस पे है, ये इस पे है, ये रेखा है तो ये इस पर है। जबकि इस वाले चित्र में ये एक इधर रेखा पर है और एक इधर रेखा पर। तो उत्तर आपका क्या हो गया, इधर। आइए ये देख लेते हैं। देखिए इसमें एक ही षटभुज है, एक ही पंचभुज है, लेकिन यहाँ पर कितने, 2 त्रिभुज हैं, ठीक। और यहाँ एक वर्ग है, तो कौन सा अलग है, सी अलग है, क्योंकि इस आकृति में 2 चित्र एक साथ जोड़ के दिए गए हैं, 2 त्रिभुज। आइए अब इसे करते हैं। ये कह रहे हैं कि इन चारों में जो चित्र इसके समान होगा प्रश्न चित्र के, वो उत्तर होगा। तो इसमें कौन सा उत्तर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जो इसकी तरह दिखाई दे रहा हो, ठीक। देखिए बी, ठीक। ये दोनों एरो बराबर हैं और ये दोनों एरो भी विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आइए इसे देखिए,
कौन सी आकृति है जो बिल्कुल इसके समान है। ठीक, दो त्रिभुज चाहिए, किस किस में, इसमें नहीं है, नहीं हो सकता, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें ये रेखा नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें दो त्रिभुज नहीं, ये नहीं हो सकता, इसका उत्तर हो गया बी। आइए, इसमें कौन सी आकृति बिल्कुल इसके समान दिखाई दे रही है। देखिए, इसमें एरो तो है सीधा, लेकिन ऊपर की दिशा में ये चला गया तो गलत हो गया, इसमें और एरो ही विपरीत दिशा में, इसमें एरो ऊपर, ये भी गलत, केवल और केवल ये इसके समान है, तो इसका उत्तर डी हो गया। इसे देखिए, कौन सा उत्तर इस आकृति की बिल्कुल समान है, बी वाला। ठीक, बाकी आकृतियां बहुत ही अलग हैं दिखने में। अगले पर आइए। ठीक है, ये कह रहे हैं इन चारों में से जो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ के इस चित्र को बना देगा वो इसका उत्तर होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए सारे ही कोने एक ही, सारे वर्ग एक ही तरह से बने हुए हैं। ठीक, तो एक आकृति इसको पूरा करने के लिए कैसी चाहिए, ऐसी। अब देखिए किस किस में से, ये नीचे की तरफ ही, ये नहीं हो सकता, ये इस दिशा में है, ये भी नहीं हो सकता, ये इस दिशा में है, नहीं हो सकता, केवल और केवल ये इस दिशा में को जा रहा है, तो ये आपका हो गया उत्तर। अब आइए इधर। ठीक, कौन सी ऐसी आकृति है इन चारों में जो इसे पूरा करेगी। पहले तो देखिए कि कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें ये वर्ग होगा। ठीक, इसमें है लेकिन नीचे की तरफ, तो ये नहीं हो सकता। इसमें है लेकिन यहाँ पर कटा हुआ है, ये इस तरफ वृत्त है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें वृत्त है, इसमें वृत्त है, खत्म हो गई। अब दूसरी देखिए, हमारे पास दो हैं उत्तर के रूप में। ठीक है, दूसरी रेखा और जो इस तरह से काट रही है, देखिए कौन कौन सी हैं, ये दोनों ही हैं। ठीक, उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये रेखा है, ये काट रही है, ये किस में है, ये केवल इसमें है, तो ये हो गया आपका उत्तर। अब आइए इधर को देखिए, कौन सी आकृति ऐसी आकृति है जैसे पूरा, यहाँ पर एक अर्धवृत्त पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज पूरा होगा। किस किस में त्रिभुज है, इसमें है, इनमें नहीं है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, इनमें नहीं है, ये नहीं, इन दोनों में देखिए इसमें त्रिभुज है, लेकिन जो रेखाएं हैं वो उल्टी दिशा में घूम रही हैं, जबकि ये इसी दिशा में, ये इस पूरे चित्र को पूरा करने वाली रेखाएं हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। देखिए, इसे देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी ऐसी आकृति चाहिए जो कि इसे पूरा बना दे। सबसे पहले ये देखिए कि ये किस किस के अंदर है, ये इसमें है लेकिन गलत दिशा में है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। बस ये दो दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। ठीक, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद एक रेखा चाहिए जो इस तरह से। अब ये रेखा किस किस में, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता, केवल और केवल बी इसका उत्तर होगा। आइए अब इधर देखिए। ठीक, एक क्रम चल रहा है, उस क्रम के अनुसार अगला चित्र क्या होगा, आपको इन उत्तरों में से देखकर वो बताना है। देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले यहाँ, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ चला गया। एक खास बात और हो रही है कि हर बार घूमने पर इसमें से एक रेखा कम हो जा रही है। यहाँ दो ही, जब ये घूमा तो एक रह गई, तो इसका मतलब अब ये कहाँ पे आना चाहिए, तीर एरो यहाँ पर। और क्या इसमें आपको रेखा बचना चाहिए, क्योंकि एक थी, नहीं बचेगी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसे देखिए। ठीक है, इसमें क्या समानता है क्रम में, देखिए माइनस प्लस जीरो। अब माइनस एक स्थान आगे बढ़ गया, माइनस प्लस जीरो। इस वाले में और एक स्थान बढ़ गया, माइनस प्लस जीरो। तो अब ये यहाँ पे था इसमें, तो यहाँ होना चाहिए माइनस, और प्लस को कहाँ होना चाहिए, यहाँ, और जीरो को कहाँ होना चाहिए, यहाँ, और डिवाइड यहाँ। कौन सी ऐसी आकृति है जो ये सारी चीज़ें पूरी कर रही है शर्त, आपकी सी वाली। ठीक, अगला देख लीजिए। हाँ, कौन सी ऐसी आकृति, देखिए इसमें भी चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। ये यहाँ पर है स्टार, अब ये घूम के कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। अगले चित्र में ये यहाँ से कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो चीज़ें उल्टी घूमी है, तो इसका मतलब इस वाले चित्र में स्टार को कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर, सॉरी मल्टीप्लाई के निशान को, और इस स्टार को कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर, और इस काले बिंदु को कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। ठीक, और जो इक्वल का निशान है वो घूम के फिर से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं इसमें। ठीक, तो अब देखिए कौन सा ऐसा निशान है जो, देखिए केवल ये इक्वल, मल्टीप्लाई, स्टार एंड डॉट, तो आपका उत्तर हो गया डी। ये देखिए,
ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, लेकिन इसमें जो मैं समानता ढूंढ पाया हूँ बस वो इतनी है कि इस आकृति में देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3, यानी कि कंटिन्यूसली एक एक भुजा कम हो रही है। तो यहाँ पर 5 थी या 4 हुई या 3 रह गई, तो अब उत्तर में यहाँ पे कितनी रहना चाहिए, 2, केवल इसी में 2 हो रही हैं। ठीक है, और कोई समानता इसमें नज़र नहीं आ रही। अब इधर देखिए, ठीक, ये कह रहे हैं कि जो पहले जोड़े में संबंध होगा वही संबंध दूसरे जोड़े में होगा, उस संबंध को बनाने वाले चित्र को उत्तर के रूप में हमें दर्शाना है। ठीक, तो अब इधर देखिए आप, इसमें और इसमें क्या संबंध है। सबसे पहले वर्ग है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या है, आपका सर्कल है, और तीसरे नंबर पर आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज है। ठीक, यानी कि इधर वाली आकृति सबसे बड़ी होगी, फिर उससे छोटी, फिर उसके अंदर ये। तो इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर वर्ग था तो सबसे बड़ा वर्ग था, यहाँ पर सर्कल है तो सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, सर्कल। उसके बाद क्या होना चाहिए इसमें, त्रिभुज, और उसके बाद क्या होना चाहिए इसके अंदर, स्क्वायर। देखिए ऐसा चित्र कौन सा है, ऐसा चित्र है बी। आइए अब इधर देखिए, ये क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश करिए। देखिए एक चित्र है, बिल्कुल सेम चित्र है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये चित्र है, ये सेम चित्र आएगा क्योंकि यहाँ भी सेम था, बस क्या होगा कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अभी ये यहाँ पे है तो इसमें यह आकृति ये वाली कहाँ होना चाहिए, इस जगह पर ढूंढिए। देखिए ये ऊपर है, नहीं हो सकता, ये साइड में है, नहीं हो सकता, ये इस दिशा में है, और ये ऊपर है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर केवल क्या बैठ रहा है, सी। अब आइए इधर देखिए, इसमें और इसमें क्या संबंध है। जहाँ बड़ा वर्ग वाइट एरियाज में है और छोटा वर्ग ब्लैक में है, इधर बड़ा वर्ग ब्लैक में है और छोटा वर्ग काय में है, उसमें वाइट एरिया में। अब ये क्या हो रहा है कि पोजीशन चेंज हो जा रही है अगले में। जहाँ वाइट हिस्सा था बड़ा, वहाँ पे अब ब्लैक हिस्सा बड़ा हो जा रहा है, और जहाँ पर ब्लैक हिस्सा बड़ा था, ब्लैक हुआ, वहाँ वाइट हिस्सा, यानी कि बस स्थान बदले हैं और कुछ नहीं बदला। तो इसमें भी यही होने वाला। अब इसमें क्या होगा कि जो लाइन वाला एरियाज है वो यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पर छोटे वर्ग के साथ, और यहाँ पर वर्ग के साथ में, और जो बड़ा वाइट एरिया वाला है वो कहाँ पे आ जाएगा, इन जगहों पर। ठीक, और ये क्या बनाएंगे, आपकी आयत बनाएंगे। देखिए ऐसा किस में है, ऐसा है सी में, ऐसी स्थिति काय में मिल रही है आपको, सी में। अब आइए इधर, ठीक है, 2 एरो, एक ब्लैक डॉट, उसके समानुपात में क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई, इस दिशा में घूमती हुई वी, और उसमें ब्लैंक एक डॉट। ठीक, यानी कि पूरा ब्लैक नहीं। अब ये इस दिशा में थी तो क्लॉकवाइज घूम के कहाँ आई थी, ये नीचे को आ गई थी। अब ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम के इसे कहाँ जाना चाहिए, ऊपर की दिशा में। ठीक है, चित्र बिल्कुल एक जैसा है, तो इसका अनुपात में भी बिल्कुल इसी जैसी आकृति आएगी, बस उसकी दिशा बदली हुई होगी, जो कि है बी। आइए अब इस तरफ चलते हैं। देखिए एक अधूरा चित्र है, इसको पूरा करने वाली जो चित्र होगा वो आपका उत्तर होगा। इसमें अलग अलग आकार दे रखे हैं, यहाँ सर्कल है। कौन सी ऐसी आपकी पिक्चर है जो इस सर्कल को पूरा कर रही है, देखिए बड़ा आसान होता है। ऐसी दिखने वाली आकृति ढूंढिए, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये दिख रही है ऐसी, ये आपका हो गया उत्तर, ये भी नहीं है। अब इधर देखिए, ये आकृति, ये कौन सी ऐसी आकृति है जो इसे वर्ग को पूरा कर रही है। ठीक है, ढूंढिए ऐसी आकृति। देखिए पहली ही आकृति है जो पूरा कर रही है वर्ग को, बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है। अब इधर देखिए, कौन सी ऐसी आकृति है जो इस त्रिभुज को पूरा कर रही है। ठीक, ये नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये भी, हाँ ये कर रही है, ये भी नहीं कर रही। ठीक है, केवल इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए इधर, कौन सी ऐसी आकृति है जो इस वर्ग को पूरा कर रही है। ठीक, इसमें ये बहुत बड़ा है,
नीचे की तरफ जा रहा है, ये नहीं हो सकता, ये भी आकार नहीं फिट होगा, ये भी नहीं होगा, केवल और केवल आपका डी इसमें फिट हो रहा है। आइए अगला देखते हैं। ये आ गया मिरर इमेज का, कि अगर ये शीशे के सामने रखेंगे तो हमारी शीशे की जो विपरीत दिशा में बनेगी पिक्चर वो कैसी होगी आकृति दिखने में। ठीक, देखो मिरर इमेज की खास बात ये होती है, जो चीज़ करीब में होती है मिरर इमेज की एज पर, वहां से शुरू होकर जो दूर जा रही होती है उसकी तरफ जाती है। तो अगर ये मिरर में बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, आगे काम में आएगा। तो करीब में क्या है, इसके ये डॉट है, इसका आकार नहीं बदलेगा। ठीक, फिर ये ऊपर जाएगा, ये क्योंकि पीछे की तरफ को घूम रहा है तो ये उसी दिशा में। जो चीज़ें दूर जा रही हैं इसके कोने से वो दूर जाएंगी, जो करीब में है वो करीब में रहेंगी। इसके अलावा एक एरो है, ठीक, ये कोना करीब में है तो ये करीब में रहेगा, ये हिस्सा दूर जा रहा है तो दूर जाएगा। अब देखिए पहले इसी ऐसी ही देख लीजिए कि ऐसी आकृति को मिल रही है, देखो ये नीचे घुमा हुआ है, ठीक है, नीचे ही चाहिए, ये इस तरह से घुमा हुआ है, ऐसी ही चाहिए। ठीक है, एक आकृति ये मिल रही है, ये आकृति बाहर हो जाएगी क्योंकि हमें नीचे को घूमना होना चाहिए, ये ऊपर को घुमा, ये बाहर है। ये आकृति भी इसमें काम कर सकती है। इसमें देखो कि ये बाहर घूमना है और ये भी बाहर घूमना है, ये अंदर घूमा हुआ है, ये भी नहीं। तो दो आकृतियां मिल रही हैं केवल और केवल इसमें। तो अब क्या चीज़ चेक करेंगे आप, ये चेक करेंगे। ठीक, इसमें क्या होना चाहिए, क्या चीज़ करीब में है, ये चीज़ करीब में है, क्या दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो जो दूर जाएगा मिरर इमेज में वो दूर की तरफ को जाएगा और जो करीब में होगा वो करीब से स्टार्ट होगा। तो कौन सी ऐसी आकृति है जो इस तरह से, ये क्या, ये, ठीक, ये नहीं है, ये है, तो आपका उत्तर हो गया सी। आइए अब ये देखिए, इसमें मिरर इमेज बनाना है। अब सबसे पहले तो ये चाहिए। अब देखो ये नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ, ठीक है, लेकिन इसकी और इसकी आकृति सेम दिख रही है। आपको ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि हो सकता है नहीं, आकृतियाँ ही बिल्कुल चेंज है। ठीक है, मिरर इमेज में रुख बदल जाते हैं लेकिन उनका आकार नहीं बदलता। अब देखिए ये इसी के जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो ये ब्लैंक एरियाज है ये हॉरिजेंटल वाइज है और इसमें वर्टिकल वाइज, तो ये भी नहीं हो सकता। ये इसमें दिशा ही बदली हुई है, ये ऊपर को है, ये नीचे को है, ये भी नहीं हो सकता। अब एक बचा, इसमें कुछ चेक करने जैसा अब बचा ही नहीं। जब बाकी कुछ तीनों नहीं है तो चौथा ऑटोमेटिकली हो गया। अब इधर देखिए इसमें, ठीक, अगर हम यहाँ पे एक मिरर इमेज बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये, फिर एक आपकी ये यहाँ से शुरू होगी और यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाके फिर यहाँ। कौन सी ऐसी आकृति है जो इस चीज़ से दिखाई दे रही है, केवल सी वाली। ठीक है, अब इधर देखिए सबसे करीब में क्या है, ए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आना चाहिए, ए। अब इसमें ए तो है लेकिन टी बीच में नहीं है, इस वाले में टी बीच में है तो ये नहीं हो सकता। ये इसमें पहले ए ही शुरू हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, और इसमें टी ही पहले शुरू हो रही है तो ये भी नहीं हो सकता। केवल और केवल ए, फिर वी, फिर टी, इसका ए वाला हो गया। आइए अब इधर आइए, ये सबसे कठिन भी है और आसान भी। देखिए ये कह रहा है एक पेपर है स्क्वायर कट, उसे पहले तिरछा मोड़ा, ठीक, इस तरह के आकार में वो दिखाई देने लगा। फिर उसका जो आकार था इसे फिर मोड़ दिया, यहाँ से 2 फोल्ड हो गए, मतलब बल्कि 3 ही फोल्ड हो गए। फिर कह रहे हैं उसे यहाँ से काट दिया बच्चों। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर खोलेंगे तो कैसी आकृति बनेगी। अब देखो इसे खोल ही लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ, ठीक, ये फोल्ड करा था, जब हम ये खोलेंगे बच्चों तो ये कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ खुलते ही यहाँ आ जाएगा। और जब इसे खोलेंगे इतने हिस्से को, ठीक, तो यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ। तो ढूंढिए आप कि ऐसी आकृति कौन सी है। ठीक, ये लाइन मैंने बीच में दिखाने के लिए काट दी है जबकि ये लाइन है नहीं। तो कौन सी आकृति है जो ये दिखा रही है, सी। अब आइए इधर को, एक पेपर को मोड़ा, फिर उसमें दूसरा फोल्ड करा और फिर उसे यहाँ कोने से काट दिया। बना लीजिए इसके इस फोल्ड को खोलिए पहले जो ये करा था। ठीक, जैसे इस फोल्ड को खोलेंगे पेपर इस तरफ को जाएगा, ये हिस्सा कटा हुआ यहाँ आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इसे नीचे की तरफ को खोलिए, नीचे का फोल्ड लाइए। तो जब नीचे का फोल्ड बच्चों आप लाएंगे तो ये जो यहाँ पे आकृति कटी है ये यहाँ आ जाएगी। अब देखो किस आकृति में है ये, केवल ए में। अब इधर आ जाओ बच्चों, एक पेपर को, स्क्वायर पेपर को फोल्ड करा, फिर आधे को फिर दोबारा से फोल्ड करा और उसे बीच में से काट लिया। ठीक,
तो ये जब ये वाला फोल्ड खोला जो करा था तो कटिंग यहाँ आ गई। अब इन दोनों में कटिंग हुई हुई है। जब ये खोल दिया हिस्सा, बड़ा वाला हिस्सा, ये इसमें फोल्ड गलत हुआ दिखा रखा है, ठीक। तो जब ये खोलेंगे तो ये कटे हुए यहाँ आएंगे और यहाँ भी आ जाएंगे। ऐसी कौन सी आकृति है जो इसमें दिख रही है? डी वाली। देखो इसमें गलत क्यों दिखाया है? क्योंकि ये फोल्ड जो है, जब ये इधर को खुल गया एक बार, तो फिर ऐसा कोई है कि एक बार फोल्ड हो गया फिर दोबारा से भी उसी दिशा में फोल्ड हो गया। ये इस तरह से फोल्ड होगा, पहले ऊपर को फिर नीचे को, ठीक है। इतनी गलती तो खैर हो जाती है, पर इनसे अपेक्षा नहीं की जाती इतनी। अब देखिए, एक आपका षटभुज है, उसे इन्होंने मोड़ा, इस तरह की आकृति में आ गया, फिर उसे मोड़ दिया, तो ये इन्होंने कहा कि फिर हमने इसमें 3 डॉट काट दिए। चलो तो अब इसे खोल लो, पहले इसे जो आखिरी फोल्ड था वो खोलो। जब हम ये फोल्ड खोलेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा आपको? ये 3 डॉट मिल जाएंगे, मिलेंगे ना, क्योंकि कटिंग तो हुई है। तो ये इधर को खुल के आया, और जब ये खोलेंगे आप, ठीक है, तो ये डॉट यहाँ उठ के भी आएंगे, ठीक। कौन सी ऐसी आकृति जो ये दिखा रही है? बी। आइए अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सी ऐसी आकृति है जिनमें से ये आकार निकाले जा सकते हैं या निकल आएंगे, ठीक। देखो सबसे पहले जो चीज़ें ज़्यादा हैं उसको देखते हैं कि वो किस किस में हैं। 2 आपके सम त्रिभुज हैंगे इसमें, समकोण त्रिभुज। तो देखो समकोण त्रिभुज किस किस में? इसमें 2 नहीं है, ये बाहर हो गया। इसमें त्रिभुज 4 दे रखे हैं छोटे, ये भी बाहर हो रखा है। इसमें समकोण है 2 हैं। देखो ये शर्तें सारी पूरी कर रहा है। इसमें 2 छोटे समकोण भी हैं, एक बड़ा समकोण है और फिर एक उससे बड़ा समकोण है। इसमें है तो समकोण, लेकिन जो मध्यम वाला है वो समकोण नहीं है, वो अधिक कोण है। तो ये भी बाहर हो गया, केवल और केवल ये उत्तर है। अब देखिए इधर कटिंग, ठीक है। इसमें देखिए अर्धवृत्त पहले चेक कर लीजिए किस किस में। इसमें अर्धवृत्त है लेकिन पूरा सीधा नहीं है, तो ये बाहर हो गया। इसमें अर्धवृत्त है, इसमें भी अर्धवृत्त है, इसमें अर्धवृत्त नहीं है, ये भी बाहर हो गया। अब इन दोनों में अब देखिए कि बड़ी पट्टी किस किस में है? बड़ी आयत यानी कि, ठीक, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, ब्लैंक चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो गया? बी। अब आप देखिए इधर कौन सा ऐसा चित्र है जो ये तीनों आकृतियां दे सकता है आपको? ये तो पूरा एक ही है तो ये हो नहीं सकता, बाहर चला गया। इसमें आकृतियां बिल्कुल अलग दिखाई दे रही हैं, ये भी बाहर चला गया, ठीक है। इसमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा, आकार में छोटा है चलो, और एक पंचभुज है ये, जबकि यहाँ पे कोई भी पंचभुज नहीं है। दूसरी आकृति जो है एक चतुर्भुज है, ठीक है, जो कि इसकी तरह दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भी बाहर हो गया। अब देखिए एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज, बल्कि 2 चतुर्भुज जो कि सेम इसी आकार के हैं, तो इसका उत्तर हो गया डी। अब आइए इधर, ये आकृतियां किस किस से मिल सकती हैं, ठीक, देख लीजिए। पहला, इसमें छोटा ये लंबा वाला त्रिभुज भी है, समकोणी है ये, फिर एक चतुर्भुज भी है इसी आकार का, एक चतुर्भुज इस आकार का भी है, ठीक। इसके अलावा और भी क्रॉस चेक कर लो, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा क्लोज इसके कोई आंसर हो। देखो यहाँ त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज कोई है ही नहीं, तो ये तो बाहर हो गया, नहीं हो सकता। यहाँ एक सीधी सीधी आयत दे रखी है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें कोई आयत नहीं। इसमें एक बड़ा त्रिभुज है और त्रिभुज इसमें बड़ा कोई भी नहीं है, तो आपने जो पहले देखा था वही इसका उत्तर हो गया। अब आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी चित्र है जिसमें ये आकृति है? जिसमें ये आकृति है वही आपका उत्तर है, ठीक। देखो इसमें नहीं है, इसमें ये, ठीक, मिल गई आकृति, तो आपका उत्तर हो गया ए। दूसरा देखिए, ये आकृति किस में मिल रही है? इसमें नहीं मिल सकती क्योंकि इसमें ये नहीं जा रहा, ये बाहर हो गया। इसमें भी नहीं मिल सकती क्योंकि इसमें इसकी बहुत दूरी है, ये और ये बहुत दूर है, ये भी बाहर हो गया। अब देखते हैं इसे, देखो ठीक है, इसमें ये आकृति मिल रही है, तो आपका उत्तर हो गया सी। अब इधर देखिए, एक ये आकृति किस में दिखाई दे रही है आपको? ये आकृति केवल और केवल इसमें दिखाई दे रही है, ठीक है बच्चों, तो आपका उत्तर हो गया सी। फिर उसके बाद आते हैं, ये आकृति आपको किस में दिखाई दे रही है? ठीक है, इसमें नहीं दिख रही है सीधी सीधी, इसमें भी नहीं दिख रही है, इसमें देखिए आपको ये आकृति दिख रही होगी, ठीक है, तो आपका उत्तर हो गया इसमें सी। आइए अगला हिस्सा ले लेते हैं। इसका अगला हिस्सा है गणित। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है,
आशा करते हैं आप बोर नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं सुनहरा बाज अधिकतर में पाया जाता है। मादा सुनहरे बाज को से पहचाना जा सकता है। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम है? देखो, विशाल का विलोम उल्टा, विशाल का विलोम नहीं है, सॉरी। तो विशाल का विलोम कौन सा नहीं है? बी, विस्तृत। ठीक, विशाल भी विस्तृत को ही कहते हैं। शानदार का अर्थ क्या होता है? भव्य। अब आते हैं इस पर, पढ़ते हैं। सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। सुनहरा बाज अधिकतर में पाया जाता है। बनो नहीं, अभी नहीं है। बाज को पहचाना जा सकता है कैसे? घने भूरे परों से। ठीक है, घने भूरे परों से। तो 62वें का तो सी हो गया। अब अगला, युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होती हैं, किंतु प्रायः बड़ी होती हैं। ये शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्र में अपना घर बनाता है। कहाँ पर बनाता है? उत्तरी गोलार्ध में। और कहाँ? खुले क्षेत्र में। ठीक, तो ये पैराग्राफ के सारे क्वेश्चन हो गए, उत्तरी गोलार्ध में और खुले क्षेत्र में। ठीक है, आइए अगला कर लेते हैं। अगले में है, यह अनुच्छेद किसके बारे में है? मकड़ियों के जालों के बारे में। क्या सही नहीं है? फंसा का समानार्थी शब्द क्या है? फंसा को कहते हैं चिपका। ठीक है, चिपका रह गया, फंस गया। मकड़ियां कैसे जान लेती हैं कि उसके जाल में कुछ फंस गया है? ठीक है, ये पैराग्राफ को पढ़ के पता चलेगा। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व का शब्द का भाव है। ठीक है, अंतिम वाक्य में कह रहा है तो अस्तित्व का पढ़ ही लेते हैं पहले, अगर अंतिम में दे रखा है। ठीक है, सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। अस्तित्व मतलब जीवित रहना, जिंदगी के लिए जरूरी है। ठीक है, आइए अब बाकी प्रश्नों के लिए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। सभी मकड़ियां जाले बुनती हैं। जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। वो मकड़ियों के अंडे उठाए रहने में, रखने में, खतरे से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, मकड़ियों के जाले में क्या सही नहीं है? देखो, इसका उत्तर इसमें मिल जाएगा। वे अंडे पकड़े रहते हैं, सही है। वे भोजन पकड़ते हैं, ये भी सही है। वे जल ढूंढते नहीं, जल नहीं, मकड़ियों के जालों का जल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो यही हो गया इसका। फिर ये कह रहे हैं, अधिकांश मकड़ियां गहरे, मटमैले, भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के, सफेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियां अपने जाले में छिपती हैं तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में भी सहायक होते हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं। कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है। वे निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता, वे फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियां समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस चुका है। कैसे कैसे पता चलता है उन्हें? जाले का अनुभव करके। ठीक, तो ये मकड़ियां कैसे जान लेती हैं कि उनके जाले में कुछ फंस गया है? वे अनुभव करती हैं, उससे उन्हें पता चल जाता है। ये कहना अनुच्छेद किसके बारे में? देखो, पूरे अनुच्छेद में मकड़ियों के जाले के महत्व को ही बताया गया है, तो ये मकड़ियों के जाले के महत्व के बारे में है। ये इसके उत्तर हो गए। आइए अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। ये कहना थका का समानार्थी है। देखो, थका का मतलब है निढाल। मैं बिल्कुल थक गया हूं, मैं बिल्कुल निढाल हूं। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि, चलो ये वाक्य उससे अनुच्छेद पढ़ने से पता चलेगा। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है? ठीक है, ये भी वो पढ़ने के बाद ही पता चला। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थ है? यदि कि खतरनाक का उल्टा है, तो खतरनाक का उल्टा बच्चों सुरक्षित। अब आते हैं 75। ये कह रहे हैं, रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं। रोबोट बहुत उपयोगी हैं। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। नहीं, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई नहीं देते हैं। तो अब जो रह गए हैं उसके उत्तर हमें पैराग्राफ पढ़ के मिलेंगे। पहला है रोबोट गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि, और दूसरा कौन सा रह गया है कि अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता? देखो, रोबोट एक विशेष यंत्र होता है। ये कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण ये ना गलतियां करता है ना थकता है। देखो, यंत्र होने के कारण रोबोट गलतियां नहीं करता क्योंकि वे यंत्र है। ठीक है, अब कुछ रोबोट चीजें बनाने में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप रोबोट कारें बनाने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट
घरों की साफ सफाई में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं। वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे ही दिखाई देते हैं। आइए बस एक ही रह गया है, उसका उत्तर ले लेते हैं। अनुच्छेद के अनुसार किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं? देखो, घर की साफ सफाई साफ लिखा है कि करते हैं रोबोट। टेलीफोन की कॉल भी देते हैं, का उत्तर भी देते हैं। कार्य बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। केवल एक बचा, बच्चों को पढ़ाना। बच्चों को पढ़ाते नहीं है रोबोट, ठीक है, उनकी सहायता कर सकते हैं लेकिन अभी बच्चों को पढ़ाना शुरू नहीं किया है, तो इसका उत्तर हो गया आपका डी। अगला पैराग्राफ और अंतिम पैराग्राफ। मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे कीर्तियां हैं। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ के बता दें। अच्छी पुस्तकें समय के कारण में बची रह सकी हैं क्योंकि उनमें है। ये भी पैराग्राफ के अनुसार ही पता चलेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है? देखो, अनुचित का समानार्थी यानी कि अनुचित का दूसरा रूप क्या है? बीमारी नहीं हो सकता, अनजान नहीं हो सकता, उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त। इसका उत्तर हो गया अनुपयुक्त। अगला क्या है? विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे, ये भी पढ़ने के बाद पता चलेगा। अनुच्छेद में ढेना शब्द का प्रयोग के अर्थ में हुआ है। ढेना, ढेने का एक ही अर्थ होता है। ढेने का अर्थ होता है बिखर जाना, इसके हिसाब से जो इसमें दे रखे हैं। हटा देना नहीं हो सकता ढेना, अलग कर देना भी नहीं हो सकता, काटना भी नहीं हो सकता, बिखर जाना उत्तर होगा केवल और केवल। इसमें 3 रह गए, वो 3 के लिए हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये कह रहा है, पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती हैं, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती, जो आज भी उतने ही ताज़ा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल उतना प्रभाव होता है कि वे चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसा कोई चीज अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी ना हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। इसमें आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। तो पहला प्रश्न, मानव प्रयत्नों की सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे कैसी उपयोगी कीर्तियां, ठीक है, क्योंकि कभी नष्ट नहीं होती अगर अच्छी हैं। तो अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी हैं क्योंकि उनमें महान विचार हैं। क्या है? महान विचार। ये लिखा हुआ है। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलता है। समय का केवल उतना प्रभाव एक चरण से बाहर अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज अधिक जीवित नहीं रहती। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। ठीक है, अच्छी पुस्तकों ने हमारी हमेशा सहायता की है, यानी कि सहायता करती हैं। ये 80 के 80 प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए गए हैं। आशा करते हैं आपके इसमें से ज़्यादातर के 80 में से 80 ही नंबर आए होंगे। और जिनका पेपर अभी नहीं अप्रैल में है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और उनको भी बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने आज पेपर दिए हैं। ऊपर वाले से कामना करते हैं कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। ठीक है, धन्यवाद।